कि अगर इंडिया में कोई भी एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, कोई भी क्रिप्टो ट्रेडर आता 10 लाख पूरे साल में प्रॉफिट बनाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग करके, उसकी जेब में एक्चुअल पैसा कितना जाता है। बट यहाँ आपको इस 10 लाख पे 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो टैक्स तो लॉस हो रहा है, लोग तो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको रेगुलेट नहीं करा बट इस पे टैक्स लगा दिया ताकि आप करो, बट डिस्कस कर रहे हैं हम आपको आपकी पूरी ट्रांजेक्शन की डिटेल FIUs को देगा, स्पेशियस ट्रांजेक्शन को देखना, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को देखना, तो ओवरऑल कंट्रोल करना स्पेशियस ट्रांजेक्शन को। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। ये बैंक अकाउंट मतलब क्रिप्टो की एक्टिविटी से बैंक अकाउंट तो फ्रीज होते हैं। यू कैन नॉट पुट कि मेरे पे 10 लाख लगा दिए मैंने 10 लाख क्रिप्टो में, नॉट पॉसिबल, कोई सेंस नहीं बनता। FIUs का काम क्या है, वो इस 10 लाख के लॉस पे भी वो जो 70-80 हज़ार की कॉस्ट है वो भी देनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा आपका तब 4,80,000 जाएगा और आया कुछ भी नहीं था आपके पास। मेरे पास 10 करोड़ है और मैंने 5-10 लाख रुपए लगा दिए, इज फेयर इनफ। So we have ईशांत जुनेजा। ईशांत इज माई यंगर ब्रदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पहले भी 3-4 पॉडकास्ट में आ चुके हैं, आपकी टैक्सेशन की क्वेरीज को सॉल्व भी कर चुके हैं। लेकिन आज ईशांत वी गोना टॉक अबाउट बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा नेशनल क्लास है इंडिया में, क्रिप्टो। अब लीगल है या टैक्स बढ़ा जाता है, देन दुबई में क्या चल रहा है, देन इंडिया में इतने कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं, मैथमेटिक्स क्या है इसका कहता है। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वांट टू sort of ask you, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच असीम भैया। ओके, मैं सबसे पहले बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं अभी डेफिनेशंस नहीं पूछूंगा कि कौन क्या कैसे होता है। मैं अभी के लिए स्टार्ट आई वांट गो विद कि अगर इंडिया में कोई भी एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर या कोई भी क्रिप्टो ट्रेडर आता 10 लाख पूरे साल में प्रॉफिट बनाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग करके, तो उसकी जेब में एक्चुअल पैसा कितना जाता है। क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं और बहुत सारे खर्चों में सरकार भी बहुत सारे खर्चे देती है। बिल्कुल। तो पहले थोड़ा क्रिप्टो को समझते हैं। क्रिप्टो को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला जाता है। ओके, से वर्चुअल एसेट। तो इनफैक्ट पहले तो क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन ही अलाउड नहीं थी। 2022 में एक नया सेक्शन आया था इनकम टैक्स में, विच इज सेक्शन 115 BPH, जिसमें ये बोला गया था कि दिस इज वर्चुअल डिजिटल एसेट इज एक्सेप्टेबल, और इस पे जो टैक्स लगेगा वो 30% फ्लैट रेट लगेगा प्लस 4% एसेस लगेगा। सेस, ओके, विच इज एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस। तो टोटल बन गया 31.2%। तो जो आपका फ्लैट 31.2% है, इसमें आपको कोई खर्चों की किसी चीज़ की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, करेक्ट। तो प्लस इसके साथ एक सेक्शन हो रहा है 194S, जो कि TDS का सेक्शन है, जिसमें कि जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि हमने बात करी CoinDCX है या WazirX है, सो इन एक्सचेंजेस द्वारा दे विल डिडक्ट TDS ऑफ 1% ऑन योर दिस ट्रांजेक्शन वैल्यू। डन हो। हाँ, तो अगर 10 लाख का प्रॉफिट बनाना है उनको, तो क्या डन हो रही है? सो बेसिकली मान के चलो, आप इसी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक 10 लाख के प्रॉफिट के लिए मोटा मोटा 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन किसी भी पर्सन ने करी होगी पॉसिबली। अब 1% तो आपका 1 लाख तो वो होल्ड हो गया, ठीक है, जो मैं शिव में ही दे दूंगा। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे जैसे आपकी ट्रांजेक्शन होती रहेगी। एक बार इसको साइड करते हैं, आपका 31.2% के हिसाब से 10 लाख के प्रॉफिट पे 3,12,000 तो आपका बन गया टैक्स। उसके अलावा कुछ एक्सचेंज ट्रेडिंग फीस है, जिसमें कि आपका एवरेजली 0.2 से लेके 0.45 तक आपका एक्सचेंज ट्रेडिंग फी लेता है। तो अगर हम 0.2 भी मान लें तो 20,000 आपकी 1 करोड़ पे वो लग गया। इसके अलावा देयर इज स्प्रेड कॉस्ट या मेकर चेकर कॉस्ट। अब स्प्रेड कॉस्ट क्या होती है? स्प्रेड कॉस्ट जो बायर और सेल का डिफरेंस होता है वैल्यू का। अच्छा, कि बाय का प्राइस आपका मान लो 50 लाख का 50,10,000 है और सेल का प्राइस आपका 49,90,000 है। तो ये 20,000 का जो डिफरेंस है, इसको आप कॉस्ट कह देते हो। तो मोटा मोटा अगर 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन पे इसको भी अनदर 0.2 और मेकर चेकर जो हम बात कर रहे थे, तो ओवरऑल आपका एक्सचेंज ट्रेडिंग फीस 50,000 होगा 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन पे। फेयर, करेक्ट। इसके अलावा देयर इज ए स्लिपेज कॉस्ट। अब वो स्लिपेज कॉस्ट क्या होता है? आपने एक बिटकॉइन लेना है तो आपका 50 लाख का है, दूसरा बिटकॉइन लेना है तो 50,20,000 का, तीसरा लेना है तो 50,50,000 का। तो मोटा मोटा 20,000 यहाँ पे भी जाएंगे आपके। तो 50,000 वो डिस्कस करा हमने, 20,000 ये 70,000 हो गया आपका। प्लस इसके अलावा आपका विड्रॉल फीस है कि आपने पैसा निकालना है, तो
वो मोटा मोटा इसी वैल्यू की बात करें तो 5 से 15 हज़ार 10 हज़ार के आसपास ये भी लगेगा, तो आपका 80 हज़ार हो गया मोटा मोटा, प्लस 3,12,000 होता तो 3,92,000 3,92,000 हो गया 10 लाख के प्रॉफिट पे। आपके हाथ में नेट जो आपका क्वेश्चन था वो 6,08,000 बचा। फिर इंडियन मार्केट में अभी लोग कहते हैं कि वैसे तो इंडियन मार्केट में बहुत सारे खर्चे होते हैं, STT सबसे बड़ा खर्चा है, देन यू हैव ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी और एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं और दैट सेबी के भी ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। तो बट क्रिप्टो के स्पेस पे भी बहुत तरह के खर्च चार्जेस हैं, लाइक यू मेंशन स्प्रेड एंड एक्सचेंज विथड्रॉल कॉस्ट एंड देन TDS टैक्स के पार्ट है वो भी। अब इंडियन ट्रेडिंग स्पेस की तरह, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह क्रिप्टो में भी बहुत सारे लोग लॉस करते होंगे। करेक्ट। तो अगर किसी का 10 लाख रुपये लॉस हो जाता है तो उसमें इंडियन मार्केट में तो मैं ऑफसेट कर सकता हूँ उसको, या उसको दिखा सकता हूँ, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ये क्रिप्टो स्पेस में क्या है? तो क्रिप्टो स्पेस में आप इसको ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ओके, ना इसको इनफैक्ट आपने एक क्रिप्टो लिया बिटकॉइन, उसमें आपका प्रॉफिट हो गया, दूसरे क्रिप्टो में आपका लॉस हो गया, ओके, तो आप इसका लॉस इसके प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपने 10 लाख यहाँ कमाया, 10 लाख यहाँ लॉस करा, आपने कहा मैंने तो कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं, बट यहाँ आपको इस 10 लाख पे 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और इस 10 लाख के लॉस पे भी वो जो 70-80 हज़ार की कॉस्ट है वो भी देनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा आपका तब 4,80,000 जाएगा, और आया कुछ भी नहीं था आपके पास, क्योंकि लॉस तो 10 लाख इधर था, 10 लाख इधर प्रॉफिट था, सही लॉस था। तो अगर मैं ब्रेक इवन पे भी हूँ तो भी वो 4-5 लाख के रुपये लॉस हुए, करेक्ट 70-80 हज़ार जो भी है, करेक्ट, नहीं 4-5 लाख की लॉस, लॉस पे, क्योंकि 4 लाख उसका हो। करेक्ट। ओ माय गॉड, दिस मेक्स नो सेंस इंडियन रिटेल ट्रेडर के लिए, सिर्फ फ्रॉम ए मैथ पर्सपेक्टिव, क्योंकि नंबर ऐड अप ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि खर्चे ही इतने हैं। करेक्ट। मेरे को सबसे अजीब बात ये लगी कि अगर एक क्रिप्टो में एक कॉइन में मैं प्रॉफिट में हूँ तो उसका तो मुझे TDS और टैक्स और ये सब दे रहेंगे, लेकिन अगर मैं दूसरे में लॉस में हूँ तो देयर इज नो ऑफसेट बिटवीन द कॉइन्स आइदर, नेट नहीं देखा जाता है इसमें। बिल्कुल डिस्करेज करा जा रहा है ना। ओके चलो ठीक है, डिस्करेज कर लिया, बट क्रिप्टो एक तरह से लीगल भी कर रखा है, टैक्स भी ले रहे हैं, तो उधर सीन क्या है, शादी करनी है कि नहीं करनी है? सो आप ये समझो, लोग काम तो कर ही रहे थे, इलीगल था, रेवेन्यू लॉस हो रहा था सरकार का, तो टैक्स तो लॉस हो रहे हैं, लोग तो कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको रेगुलेट नहीं करा, बट इस पे टैक्स लगा दिया ताकि आप करो, बट डिस्कस कर रहे हैं हम आपको, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, लोगों का नुकसान भी तो होता है, तो सरकार को तो भी ध्यान दे रहे हैं। नुकसान तो लोगों को CLP के भी होता है, टैक्स तो वहाँ को भी एक है। करेक्ट। रेगुलेट तो किया हुआ है ना, लेकिन उसको रेगुलेट भी नहीं किया हुआ है, कंसर्न ये है, जिम्मेवारी क्यों नहीं उठाती है सरकार? सो रेगुलेट देखो इसलिए नहीं करा हुआ, जो अभी मैंने बताया कि इसमें वोलेटाइल बहुत है ये, प्लस देर आर मल्टीपल अलग अलग बिटकॉइंस आ गए हैं, यू डोंट नो, जैसे स्टॉक मार्केट को आपने रेगुलेट करा, अब इसके मल्टीपल रीजंस है। पहले बताओ, अगर रेगुलेट करना है तो पहले बॉडी बनानी पड़ेगी, जैसे सेबी है, RBI है, फिर आपको प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना पड़ेगा, एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना पड़ेगा, उसका फंड भी बनाना पड़ेगा, करेक्ट, उसकी ऑडिट कैसे होगा वो भी बनानी पड़ेगी। सो देयर आर मल्टीपल वर्क विच हैज टू बी डन, रेगुलेट वन थिंग। सेकंड, दिस इज ये कोई करेंसी लीगल तो है नहीं, ये करेंसी इंडिया में यू कैन नॉट, जैसे हम रुपीज़ में करते हैं, तो ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट आपके रुपी में भी आएगा। अगर आप इसको एक करेंसी और इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आपकी रुपी की वैल्यू कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। सो देर आर मल्टीपल रीज़न, इन्हीं रीज़न की वजह से इसको रेगुलेट नहीं करा, और प्लस अगर आप रेगुलेट करते हो, इतनी वॉलेटिलिटी है, तो कल को कुछ क्रैश हो जाता है तो वो गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट आएगा कि आपने क्या रूल बनाया है, कैसे करा है। फिर बैन ही कर दो ना यार, अगर आपको लग रहा है कि लोग डर रहे हैं इसमें, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम टैक्स कमा लेते हैं जब, बट जब उसका क्रैश होगा तो सरकार कह रही है कि मैंने तो रेगुलेट नहीं किया, खुद देख लो। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस बताता हूँ, उसमें क्या हुआ कि कोई नॉर्मल क्रिप्टो इन्वेस्टर था और उसका BitPNS नाम का कोई एक्सचेंज था, उसमें उसका कोई 14-15 लाख पे फंसा हुआ था, वो विड्रॉ नहीं कर पा रहा था, तो वो पहुंचा, कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट से एक्सपेक्ट किया उसने कि सिस्टम इनको बचाएगा, यहाँ पे मेरा पैसा उसको लेके देगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि देखो राणा साहब, हमारे यहाँ रेगुलेशन नहीं है इसको लेके कोई, लाइक द पॉइंट यू टॉकिंग हियर, वो रेगुलेशन है नहीं, तो कोर्ट तो उन चीज़ों का ही फैसला कर सकता है, जो कि सही कहा कि जिसके रूम पर रखे। तो अगर आपको कोई कंसर्न है इसको लेके तो आप जाके सिविल केस या पुलिस स्टेशन जाओ या कुछ और करो, यहाँ पे इसका कोई हल नहीं निकाल सकते। तो जो बंदा कोर्ट तक चला गया और कोर्ट ने उसको वहाँ से वापस भेज दिया कि तुम पुलिस के पास ही जाओ, तो इवेंचुअली फिर क्रिप्टो को लेके सिस्टम में प्रोटेक्शन तो है नहीं,
देखो जो इसको रूल्स लगेंगे ना, लॉ रूल्स जो बाकी केसेस में लगते हैं वही लगेंगे. देयर इज नो स्पेसिफिक लॉज फॉर कि क्रिप्टो में दो फॉर एग्जांपल है डिजिटल एसेट, तो उसमें किसी ने फ्रॉड करा तो एक्टिवेट कौन होगा? पुलिस एक्टिवेट होगी, साइबर क्राइम वाले एक्टिवेट होंगे, करेक्ट, ईडी एक्टिवेट होगी. सो हमारे एक विंग है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, वो एक्टिवेट होगी. तो आई मीन टू से आप अगर किसी ने फ्रॉड करा तो वो आएगा सेक्शन 102 क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में. तो आप उसके थ्रू आप आओगे और जो भी आपका एविडेंस बनता है, जो भी आपका केस की मेरिट्स के बेस पे उसको पुलिस केस बनाएगा और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसका क्या होना चाहिए. तो इवेंचुअली ये एक नॉर्मल सिविल केस की तरह ही देखा जाएगा. सिविल और क्रिमिनल. सिविल और क्रिमिनल. मैं बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, मेरे को टीडीएस पे आई वांट टू अंडरस्टैंड कि टैक्सेशन जब एक पॉइंट लेवल पे समझ में नहीं आती, बट चलो मान लेते हैं कि आती है. सर टैक्सेशन आपने 30-32 क्वेश्चन लगा दिया. मेरा कोई आई एम नॉट, ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिप्टो की तरफ से बोल रहा हूँ, ऑल्दो आई डोंट इवन लाइक दिस एसेट क्लास, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन कि जो 1% टीडीएस है जो कि सोर्स पे कटा जा रहा है, इवन इन प्रॉफिट एंड ऑफकोर्स इन लॉस एज वेल, तो जो 1% टीडीएस है इसको लगाने का मतलब है क्या? सरकार का एंगल क्या है इसमें? तो देखो जैसे ही टीडीएस, पहले तो टीडीएस कौन काटेगा? ये काटेगा एक्सचेंजेस जो उसको देख रही हैं, ट्रांजेक्शन को हैंडल कर रही हैं. तो 1% टीडीएस आपका ये काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे आपके बैंक के अगेंस्ट. जैसे ही बैंक के अगेंस्ट आके आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट करेगा और AIS में विच इज एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफ्लेक्ट. पिछले वीडियो में डिस्कस किया. करेक्ट है. तो ये ट्रेल में आ गया, आपके गवर्नमेंट की ट्रेल में आ गया कि इतनी ट्रांजेक्शन है. अब ये ट्रेल जैसे ट्रेल में आ गया आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा. नहीं दिखाओगे तो आपको नोटिस आना ही आना है, ऑटोमेटिकली सिस्टम निकाल के नोटिस देख देगा आपको. ओके. इस सिर्फ ट्रेल में लेके आने के लिए टीडीएस का पॉइंट है. तो बेसिकली कौन कहाँ से कितना ट्रेडिंग क्रिप्टो में कर रहा है, क्यों, लोकेशन लेवल पे, अमाउंट लेवल पे, आइडेंटिटी लेवल पे, तो उसको सर्वेलेंस या मॉनिटर करने के लिए कि अगर ये कल को इलीगल या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है तो सरकार को एटलीस्ट पता रहे. करेक्ट. तो इसलिए शायद ये लगा दी गया, विच फ्रॉम दैट एंगल इट मेक सेंस. बट ये एडजस्ट कर देते अदर. ये एडजस्ट तो होगा ना आपके टैक्स में. हाँ, बट लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए तो नहीं होगा. लॉस में अकेला लॉस है आपका, सिर्फ लॉस है. लॉस है आपका, है ही लॉस, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे. तो भी एडजस्ट हो जाएगा, आपको रिफंड ले लेना. अच्छा, तो उस केस में है ना, अब रिफंड लेना ऐसे 100% संकोच नहीं है, संकोच नहीं है आपकी. अच्छा, तो जो कंप्लीटली लॉस मेकिंग क्रिप्टो ट्रेडर है उसका टीडीएस उसको वापस मिल रहा है. देयर इज सम रिलीफ गाइस. ओके, फेयर इनफ, आई गेट एन आइडिया. जो लीगैलिटी एंड रेगुलेशंस वाला पॉइंट है, एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि हम काफ़ी बार अपने वीडियोस में भी बता चुके हैं, बट आई वांट टू मेक श्योर दैट पीपल, लोगों को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए कि यार अगर लीगल है, रेगुलेटेड नहीं है, सेबी की तरफ से नहीं आता, आरबीआई नहीं देखता इसको, ये ना बड़ा एक मिसकंसीव नोशन चलाया जाता है FIU का, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि एक इंडियन यूनिट तो है, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या एक्सचेंजेस या किसी तरह से लोगों को दंदलाया जाता है कि हम FIU रजिस्टर्ड है या ये एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है, तो इस ये भारतीय उसमें आती है रेगुलेटेड. कई लोग तो इसको बहुत लूजली रेगुलेटेड भी बोल देते हैं. तो ये FIU का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो FIU है क्या? FIU एक उन्होंने एक अलग से यूनिट बना दी जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना हुआ है, सो उसको कंट्रोल करने के लिए. तो उसके अंदर 2023 में ये बोला गया कि एक्सचेंजेस को कि आपको FIU को बेसिकली रेगुलेट नहीं करना, आपको रजिस्टर करना है FIU के साथ. उसका मतलब क्या है? अब जो भी एक्सचेंजेस हैं वो आपकी पूरी ट्रांजेक्शन की डिटेल FIUs को देगा. FIUs का काम क्या है? स्पेशियस ट्रांजेक्शन को देखना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को देखना, तो ओवरऑल कंट्रोल करना स्पेशियस ट्रांजेक्शन को. तो उसके लिए अब एक्सचेंजेस को बोल दिया गया इसके साथ रजिस्टर करो. एक्सचेंजेस इसको पूरा डेटा देंगे, आपका पूरा डेटा जाएगा कि हाँ जी इसका ये आईडी है, वॉलेट आईडीज भी डिटेल जा सकती है आपकी. आप सोचो कि जो आप क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप पूछोगे या पूछना चाहिए कि पीयर टू पीयर वाली ट्रांजेक्शन तो टीडीएस नहीं कट रहा, तो पीयर टू पीयर का भी डिटेल आपकी जा रही. तो P2P ट्रांजेक्शन की, तो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको दिखाना तो अंडरफ्रंट पड़ेगा ही पड़ेगा. अच्छा,
इंडिया में क्रिप्टो कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है वो FIU के पास जाती है जस्ट टू मेक श्योर कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी नहीं हो रही, इस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, करेक्ट। जो कि मोस्ट लाइकली शायद पहले हो रहा होगा तभी इलीगल थी। लेकिन ये FIU का मतलब कोई रेगुलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन या इसका मतलब कोई लीगैलिटी तो नहीं है कि जो करना करो इसके साथ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये रेगुलेट हो गया। इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू दिस बॉडी सो दैट ये कंट्रोल कर पाए। सिंपल भाषा में, कल को अगर किसी एक्सचेंज के साथ या क्रिप्टो कंपनी के साथ या पीयर टू पीयर भी अगर आपको क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये FIU बॉडी आपके केस को सुनने के लिए नहीं बैठी है। नहीं वैसे वो सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन देखने के लिए बैठी है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। दैट्स इट। दैट्स इट। अब पीयर टू पीयर अपन बात कर रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज चेक करता है FIU, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। ये बैंक अकाउंट मतलब क्रिप्टो की एक्टिविटी से बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। देखो जो बैंक अकाउंट फ्रीज है उसका रीजन क्रिप्टो के अलावा क्या हो सकता है, आपने किसी से पीयर टू पीयर P2P में ट्रांजेक्शन करी, अब उसकी आगे ट्रेल में कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, आपने नहीं कुछ फ्रॉड करा, आपको किसी अकाउंट से जिससे आया या जिसको दिया व्हाटएवर ट्रांजेक्शन, वो पर्सन की एक्टिविटी सस्पिशियस या फ्रॉडुलेंट थी, तो वहाँ वो ट्रिगर हो जाएगा और वो ट्रेल पूरी फ्रीज हो जाएगी, इसलिए बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ओके, अगर मेरे को पता भी नहीं है, जैसे कि अभी साइबर साइंस में होता है करेक्ट। कि अगर कोई जूस पीने भी गया तो जूस पीने वाले को अगर किसी ने पैसा ऐसा दे दिया जो कि फ्रॉडलेंट अमाउंट का एक कुछ रहा उसका ट्रेल, तो जूस वाले का बैंक अकाउंट फ्री कर जाता है। करेक्ट। तो सेम लॉजिक है यहाँ पे। तो इस केस में तो वैसे भी इस अनरेगुलेटेड स्पेस है और बहुत सारे ऑफिशियल लेवल पे पता भी नहीं होगा, अच्छी तरह से एजुकेशन भी नहीं होगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे USDT के मामले बहुत चलते हैं इंडिया में P2P के थ्रू, तो वैसे ही अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो आई गेस इट्स मच मोर डिफिकल्ट इन दिस केस टू गेट योर अकाउंट, अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाना। बहुत टाइम हो तो जो टाइम बिल्कुल इट टेक्स टाइम टू गेट इट अनफ्रीज। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल प्राइस रिस्क नहीं है, काउंटर पार्टी रिस्क भी हो गया कि हमें पता नहीं कि किससे पैसे लेने हैं, कहाँ लेने हैं, कब लेने हैं, मतलब वी डोंट नो हाँ उनका बैकग्राउंड। बिल्कुल, तो इसलिए तो सस्पिशन के चक्कर में ही तो ये FAU या ये सारी है। मैं अब थोड़े वर्स्ट केस सिनेरियोज की बात करता हूँ। ये भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो है बैंक अकाउंट फ्रीज होना, लेकिन अभी कल को कोई ब्रोकर बंद हो जाता है तो इंडिया में IPF है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन, सेबी के पास, तो वो कुछ पैसे देता है आपको। NSE के पास भी है, CDSL NSDL के पास भी है, ये सारे तरह के फंड्स। लेकिन अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में बंद हो जाती है तो इस केस में क्या कोई मैकेनिज्म है एक रिटेल ट्रेडर के पास इस तरह से के प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए? देखो जो आपने एग्जांपल दी वो रेगुलेटेड है, सभी रेगुलेटेड हैं, RBI रेगुलेटेड है, बट ये रेगुलेटेड है ही नहीं तो इसका कोई फंड नहीं है, तो पैसा क्या कौन देगा? उसमें आपका ब्रोकर अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो ब्रोकर ने पैसा दिया हुआ है वो प्रोटेक्शन फंड में, तो उन कम्युलेटिव पैसों से उसको मैनेज करा जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। करेक्ट। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं, तो ये केसेस में इट इज़ लाइक नॉर्मल, मतलब कोई कंपनी फेल होगी, उसके पैसे फंसे हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल उसमें भी आपको इम्पैक्ट किया है, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, तो पहले तो वो इंसॉल्वेंसी में जाएगा या लिक्विडेशन में जाएगा, जो भी उसका प्रोसीजर बनेगा कोर्ट में। तो उसके बाद क्या होगा, पहले तो वो जो भी एसेट्स हैं उसकी फ्रीज करी जाएंगी, उस एसेट्स में से पैसा सबसे पहले दिया जाएगा, बैंक्स को दिया जाएगा या ऑपरेशनल को और क्रेडिटर्स होंगे उनको दिया जाएगा, फिर लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर का नंबर आएगा। तो ऑफकोर्स इट इज़ रिस्की, अगर दो पैसा होता तो बंद ही ना होती, तो पैसा नहीं है इसलिए बंद हुई है, कुछ तो गैप होगा, तो देयर इज हाई चांसेस कि आपको पैसा पूरा ना मिले या कम मिले या बिल्कुल ना मिले। ओह गॉड, मतलब अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए का भी क्रिप्टो पोर्टफोलियो है, कल को मेरी एक्सचेंज बंद हो जाती है तो मैं सड़क पे आ गया। हाँ, क्योंकि आपके पास कोई लॉक की थोड़ा कि आपने क्रिप्टो लॉक करे थे, वो तो उसके पूल में ही पड़े थे, वर्चुअल एसेट है। मतलब सी इट्स वेरी स्केरी, पर एट द सेम टाइम अगेन डेवलप्ड कंट्रीज जो इसको बहुत एक विश्वास के तौर पे एसेट क्लास देखती है, तो वो लोग तो इस पे राइट कर रहे हैं ना, उन्होंने भी तो किया हुआ है अलाउ, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म्स, वही अगर कह रहा हूँ कि अगर कोई रेगुलेटेड होता है ये तो इतनी टेंशन शायद नहीं होती। IPF इनका भी होता। अब जस्ट वांट टू, मैं सेम घंटी दोबारा बजाना चाहता हूँ, अगर सरकार को लगता है कि ये रिस्की है तो इसको रेगुलेट भी कर रहे हैं, और अगर इसको सेफ समझ रहे हैं तो इसे टैक्स भी दे रहे हैं, अग्रेसिवली दे रहे हैं। देखो अग्रेसिवली टैक्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुनिया कर रही है और उसको डिस्करेज करना चाहते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लोग लूज कर We are saying they have a clear status. हाँ, देखो
आने वाले टाइम में बिकॉज पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबल आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिप्टो, तो कुछ ऐसा चेंज हो जाता है एंड देन दे रेगुलेटेड, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट एज ऑफ नो करंट स्टोरी ये इसको डिस्करेज करा जा रहा है क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। और दिस इज, अगर आप इसको करेंसी जो करेंसी में ले आओगे तो आपकी रुपीज़ की वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। आज की तारीख में कि नॉर्मल सैलरीड प्रोफेशनल 5-10-20 लाख रुपए लेके आता है क्रिप्टो मार्केट में कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करूंगा सर, इतने से कैपिटल से। तो व्हाट इज़ अ सजेशन, क्योंकि रेगुलेटरी स्पेस क्लियर नहीं है, टैक्सेशन बहुत हाई है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं है, कंपटीशन में इंडियन रुपी है, एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट क्लास में कंपटीशन में इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो व्हाट वुड बी योर ऑनेस्ट ओपिनियन कि भाई तुझे करनी चाहिए इस तरह के एसेट क्लास में आज के कॉन्टेक्स्ट में या क्या? सो आई थिंक पहली बात है, आंसर इज कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जिससे आप पैसा कमा सकते हो। आपके पास पैसा है, पैसिव इनकम आप कमाना चाहे हो, अगर सैलरी पैसे से कैसा कमाना चाह, करेक्ट, तो उस केस में देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। जैसे आपने बोला स्टॉक मार्केट, आप यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट सो मच, बट उसका भी प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके, मेरे ख्याल से पैसा आप जो आपने एक्टिवली कमाया है 10 लाख रुपए सेव कर, वो भी आपने एक्टिवली मेहनत करके कमाया, अब उससे आप कमाना चाहते हो तो उसको आपको स्मार्टली लगाना चाहिए और रिसर्च करके लगाना चाहिए। अननेसेसरी मेरे ख्याल से भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, एक्सपीरियंस लेके अंडरस्टैंड करके फिर आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे लगाओ जहाँ पे भी आपने पैसा लगाना। पर अगर लगा भी लिया तो मैं इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने वाला हूँ, मैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, खर्चे बहुत हैं, तो इवेंचुअली बचेगा भी कुछ इसमें। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास है ही 5-10 लाख रुपए, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा सब जगह बांटना चाहिए आपको। तो यू कैन नॉट पुट कि मेरे पास 10 लाख है लगा दिया मैंने 10 लाख क्रिप्टो में, नॉट पॉसिबल, मतलब कोई सेंस नहीं बनता। मेरे पास 10 करोड़ है और मैंने 5-10 लाख रुपए लगा दिए, इस फेयर इनफ, चला भी जाता है तो मेरे 20 लाख करोड़ या प्राइम इनटू से फर्क नहीं पड़ता। तो आप रिस्क एपेटाइट कितना है आप कैलकुलेट करोगे अब ना, अपना रिस्क एपेटाइट, मेरा रिस्क एपेटाइट है कितना, तो उस बेस पे कुछ परसेंटेज के साथ ट्राई आउट कर सकते हो, बट नॉट सो मच। नॉट सो मच। ओके, सो मेजरली वी, ये शॉर्ट डिस्कशन था, बट मेजरली अपन ने कोशिश की है कि क्रिप्टो के अराउंड जो एक्चुअल रियलिटीज़ एंड टेक्निकलिटीज़ हैं, मैथमेटिक्स है, वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ अनकवर दैट, पर एट द सेम टाइम ये सबका अपना अपना चॉइस है किस एसेट क्लास में पैसा लगाना है। बट जो भी इस डिस्कशन में सामने चीज़ें आई हैं वो बहुत ब्राइट पिक्चर तो डिस्प्ले नहीं करती हैं। करेक्ट, तो जब तक ये रेगुलेट नहीं होता, आपको थोड़ा जैसे ही रेगुलेट होगा तो आपका रिस्क एपेटाइट, मतलब थोड़ा रिस्क कम होगा, तो जैसे ही रिस्क कम होगा देन यू नो वी कैन थिंक ऑफ कि कुछ और वेज आएंगे तो रास्ते भूलेंगे। अभी तो टैक्स भी ज़्यादा है, मे बी जैसे ही रेगुलेट हुआ तो उस पर टैक्स भी कम होगा, ह्यूज चांसेस। तो फिर ऑफ कोर्स आई थिंक इसके रेगुलेट करेंगे तो सरकार चाहेगी शायद कि इसमें जो आए करें, तो इसमें आई थिंक वेट करना चाहिए। अगर क्रिप्टो कहीं भागा नहीं जा रहा, वो इट इज़ ए फोमो जो दुनिया से ही करती है, तो उसके पीछे ना देखे, बाकी इन्वेस्टमेंट क्लोज, एसेट क्लोज है उसमें लगाएं। अच्छा, ये जो दुबई में चलता है कि क्रिप्टो इज़ टैक्स फ्री एंड वो बुलाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था नहीं वैसे मेरा, बट आई एम जस्ट राइडिंग इट। तो दुबई में ये सब चलता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर चाहे इंडिया के गए हुए हैं या वहाँ के ही बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी इसको बहुत अट्रैक्टिव कहते हैं, बट उनका अट्रैक्टिव शायद इसलिए है क्योंकि वो दुबई में बैठे हैं, दुबई में टैक्स फ्री है। 40% जो इंडिया में लगने वाला है आपका, 30-29%, क्योंकि 8% तो वहाँ लगेगा, वो वहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इंडियन ट्रेडर के लिए वो रियलिटी क्या है? वो एक शो ऑफ के पीछे या फॉर्मो के पीछे भागने का कोई लॉजिक है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं? जो आपने बोला कि दुबई में बेसिकली टैक्स कम है, तो दुबई में एक्चुअली में टैक्स ही कम है, नॉट अबाउट क्रिप्टो और कोई। दुबई में इंडिविजुअल पे आपका 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है, और कंपनी पे आपका 9% टैक्स है, तो चाहे वो जो मर्जी इनकम है, करेक्ट। तो क्रिप्टो बिंग एट हायर टैक्स रेट इंडिया में, तो वो पूरा बच जाता है। बट फिफ्थ साइड इज कि अगर आप छोटे ट्रेडर हो, मान लो आप अमाउंट देखोगे ना, 1 करोड़ भी आपकी इनकम भी है, तो वहाँ पे आपके खर्चे कितना, वो भी तो सोचोगे आप, राइट। आपने सोचा मैं पैसे बचा लूँ, 4 लाख रुपए बचा लूँ, तो वहाँ पे आपका महीने का खर्चा क्या होगा वो तो सोचो, करेक्ट। तो वही 4-5 गुना होगा कम से कम। तो वो अगर आप 60-70 हज़ार काइंड ऑफ कमाते हो, तो वहाँ 3-3.5 लाख रुपए लगने ही लगने हैं आपके, तो आपको वो भी कंपेयर करना पड़ेगा, उस हिसाब से बैलेंस का बैलेंस करना पड़ेगा। वो मैं अपना डिस्काउंट, मैं जो
कमाने लगा हूँ, बचाने लगा हूँ कि छोटा सा मेरा टैक्स बच जाए, हाँ, पर मेरी इनकम भी तो उस हिसाब से, उसी हिसाब से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। तो ये जो फोमो क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक नॉर्मल ट्रेडर है 5-10-20 लाख वाला भी, ज़्यादा भी शायद, उसके भी शायद सेंस नहीं बन नहीं बनता। दुबई में जाने का। दुबई तो बिल्कुल ही नहीं बनता। मेरे को लगता है 5-10 लाख वाले के लिए, एसेट क्लास के लिए क्रिप्टो भी नहीं बनता। एसेट क्लास बहुत है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और बिकॉज आपकी एक्टिव मेहनत की कमाई है, तो रातों रात अमीर कोई भी नहीं होता। आपको थोड़ा फोकस करके स्टडी करके ही काम करना पड़ता है। रिड्यूस करके बहुत कुछ चलाया जाता है, बट नॉनदलेस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वी आर ट्राइंग टू डीमोटिवेट क्रिप्टो एज एसेट क्लास। वो तो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी कर ही रही है, बट एट द सेम टाइम जो भी डिस्कशन हमने किया है वो फैक्चुअल इन नेचर है। चेक कर लो, चेक करना चाहिए। जो भी देखो सोशल मीडिया पे कंटेंट, हर एक को वैलिडेट करना चाहिए, इसको भी करो, बट मेक श्योर करो कि इवेंचुअली डिसीजन आप लोगों का। करेक्ट। Thank you so much, Ishan, again for joining and enlightening about crypto market this time. क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बोलता है तो फाइनेंशियल सबको समझ में आते हैं आसान भाषा। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कि हमने क्रिप्टो पे डिस्कशन करा। ऑफ कोर्स जो है हमने आप सामने रखा है। बहुत तो हम लोग करते हैं और ये डिस्कशन बस इसके छलावे दिखाते हैं, बट रियलिटी शायद ये थी। थैंक यू गाइस।